नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं रैंक 27 हासिल करने वाले हिमांशु गुप्ता जी। हिमांशु जी, सबसे पहले आपको पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने रैंक 27 हासिल करी है सिविल सर्विसेज 2019 एग्जाम में, एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हिमांशु जी, आप अपने बारे में हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी, थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड जानकारी आपके बारे में बताइए हमें। सर प्राइमरीली मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा स्कूल एजुकेशन दिल्ली से ही हुआ है और इवन जो मैंने इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करा है मैंने टिल 2016। उसके बाद से आई हैव आल्सो वर्कड एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इन अ प्राइवेट एमएनसी, ओके। कॉलकॉम नाम था उसका। और उसके बाद फ्रॉम 2018 आई बेसिकली स्टार्टेड माय सिंसियर अटेम्प्ट्स फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। ओके। आपने 2 साल जब जॉब किया, तब जॉब के समय आपको ये लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर प्री डिसाइडेड था आपका कॉलेज के समय से या स्कूल के समय से कि मुझे आईएएस ही बनना है और बस 1-2 साल जॉब जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मतलब विचार क्या था आपका? हाउ डिड यू कम इनटू द सिविल सर्विसेज फील्ड? सर स्कूल के समय तो मुझे शायद पता भी नहीं था कि ये सिविल सर्वेंट और ये आईएएस होता क्या है। ओके। बट जब कॉलेज हुआ उसके बाद काफ़ी एक्सपोजर मिला मुझे, अलग अलग करियर फील्ड्स के बारे में जाना। फिर कॉलेज के टाइम पे एक इंटर्नशिप होती है, सो इंटर्नशिप मेरी सेम ही कंपनी में थी। एंड आफ्टर दैट इंटर्नशिप आई, उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि क्या सस्टेनेबली मैं लॉन्ग टर्म में अगर सोचना चाहूँ अपने करियर को, अपने आप को देखना चाहूँ, तो कहाँ बेटर रहेगा। तो उधर आई गॉट एन किया कि मैं मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो तभी से एक प्रिपरेशन तो 2015 से आई हैड डिसाइडेड, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। बट वो एक फुल सिंसियर अटेम्प्ट नहीं दे पा रहा था मैं। इवन जॉब के टाइम पे भी आई वॉज ट्राइंग माई सेल्फ कि कहीं कहीं कुछ छोटा मोटा ऑप्शनल पढ़ लो, थोड़ा सा कुछ और मेंस के लिए रिलेटेड कुछ स्टडीज कर लो। बट आई थिंक फिर मुझे 2018 से ही मैंने फिर सिंसियरली जो होता है फुल टाइम प्रिपरेशन करी। लेकिन जब आप जॉब कर रहे थे तब आपने अटेम्प्ट दिया था या नहीं दिया था? मैंने एक बार 2016 में अटेम्प्ट दिया था, जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज, और जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उसके शायद 10 दिन बाद पेपर था। तो दैट वाज काइंड ऑफ अ ब्लैंक अटेम्प्ट आई वुड से, और काफ़ी ख़राब हालत हुई थी उसमें तो प्रीलिम्स में। कोई बात बट नहीं। उसके बाद जॉब के बाद आई हैड डिसाइडेड कि मैं फिर दूंगा। 2017 वाला मैंने स्किप कर दिया था। ओके। ओके। आपका ओवरऑल जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि कॉलकॉम, जहां तक मुझे मालूम है कि प्रोसेसर बनाती है, मतलब दैट इज द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो आप ऐसे फील्ड में काम करते थे जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त बना रही है। तो वहां से आप छोड़कर सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, कभी आपको ये नहीं लगा कि यू आर एट द कटिंग एज एट दैट प्लेस? एक कॉलकॉम में मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिससे मैं रिपल्सिव, कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस था। बहुत ही लर्नेबल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वहाँ पर। और जैसा आपने कहा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम होता था, आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G चिपसेट जो थे, उन पे काम करने का मौका मिला। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इवन आज आज भी बहुत सारे कोलीग्स जो मेरे थे, दे आर इन टच विद मी, और हमेशा उनसे बात होती रहती है। जब भी बैंगलोर लोकेशन थी, तो जब भी वो दिल्ली आते हैं आई टेंड टू मीट देम आल्सो। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके। ओके। तो आपने 2018 में अपनी जॉब छोड़ी और फिर प्रिपरेशन फुल टाइम स्टार्ट करी? हाँ ओके। तो जी। आपने तैयारी के लिए फिर बैंगलोर छोड़कर फिर से आप दिल्ली आए, या फिर बैंगलोर से ही आप तैयारी कर रहे थे? एक्चुअली प्रिपरेशन का क्योंकि मेरे दिमाग में तो था ही, तो मैंने बहुत ही ग्रेजुअल स्टेप्स लिए। जब मैं जॉब में था यहाँ पर तो बैंगलोर में, तो उसके बाद मैंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि नोएडा लोकेशन में शिफ्ट हो जाऊँ। सो फॉर अ सर्टेन 6 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम मैं वापस घर आ गया था, और घर से आई यूज टू कम्यूट टू नोएडा ऑफिस। उसके बाद व्हेन आई थॉट कि अब दिस इज द राइट टाइम टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड स्टार्ट फुल टाइम प्रिपरेशन, उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ओके। ओके।
मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि कई एस्पिरेंट्स हमें मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मैं सभी को ये जवाब देता हूँ कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप जॉब के साथ प्रिपेयर कीजिए, लेकिन अगर मैनेजेबल नहीं है तो फिर आप फुल टाइम इसे दे सकते हैं। तो वो अपनी यस। परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो जैसा आपने जॉब छोड़कर तैयारी करने का निश्चय लिया, तो इसके लिए आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि थोड़ी सी मनी वाइज आप सिक्योर हैं या नहीं है, पैसे के हिसाब से फाइनेंशियली यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, कभी इस तरह के विचार आपको नहीं आए कि उसके लिए मैं क्या करूंगा आए सर, फ्यूचर में? बिल्कुल आए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और मैंने बहुत ही इन्फॉर्म्ड कैलकुलेटेड रिस्क लिया जब मैं छोड़ रहा था। जी। मैंने ट्राई किया कि मैं इतनी सेविंग्स कर लूँ एटलीस्ट, मैं 1-2 साल तक आई कैन एटलीस्ट, मुझे कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। एंड इवन जब जॉब छोड़ने का डिसीजन मेरा इसलिए था बिकॉज जो मेरा रोल था दैट वाज वेरी एट द लास्ट, जो एक डिजाइन की जो फेज होता है उसमें बहुत ही लास्ट स्टेप में था। सो आई हैड टू स्लॉग थ्रू द डेडलाइंस अ लॉट। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकूं, ओके। बिकॉज मैं अपना टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था फॉर दी प्रिपरेशन। दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जॉब रिजाइन करूं, और वो भी आफ्टर व्हेन आई गॉट sufficient amount of savings with me so that I can sustainably prepare for the exam. ओके। ओके। तो फिर आप जब तैयारी के लिए उतर ही गए थे, तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से रखी? क्या आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करी जो टॉपर्स बताते हैं, या फिर आपके पास कोई मेंटोर थे, कोई गाइडेंस थी जिन्होंने आपको तैयारी के बारे में पूरा राह बताई? सर, क्योंकि बीइंग इन दिल्ली बहुत ही पास में काफ़ी सारी ऐसी एकेडमीज और ऐसे कोचिंग्स तो हैं ही। तो कहीं कहीं जाकर कुछ कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हो गए या कुछ ऐसे डाउट्स हो गए, तो मुझे गाइडेंस भी मिलती रही है टाइम टू टाइम। बट आई वुड से जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी वो ऐसी थी कि शुरुआत में तो ये था कि आई वाज वेरी ड्रेडफुल ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम, कि प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। उसके लिए यू रिक्वायर बेसिक बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हर कोई कहता है वो तो बुक्स हैं ही। उनके बाद इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि वी हैव टू गो बियॉन्ड दोज थिंग्स थोड़ा, बिकॉज पेपर हमेशा डायनेमिक ही आता है। और नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस, मेंस के बारे में भी अब मैं सोचने लग गया। 2018 का जो अटेम्प्ट था उसमें आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स, बिकॉज मुझे ये लगता है एक वीकनेस ये थी कि मैं साइलोस में सोचता था। जो भी है एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ही सोचना है, एनवायरमेंट है तो उसको उसी के पर्सपेक्टिव में सोचना है। बट एक्चुअली देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरलिंकेजेस। एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ने की भी जरूरत है मेंस और प्रीलिम्स को दोनों को मिलाकर। वो मैंने बाद में रियलाइज किया जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स। और वो मैंने टाइम अच्छा यूटिलाइज किया फॉर द 2019 अटेम्प्ट, जिसमें मैंने मेंस, प्रीलिम्स एज वेल एज ऑप्शनल पेपर, उन सब के लिए आई यूज्ड टू स्टडी इन अ वेरी इंटीग्रेटेड मैनर। और डेली करंट अफेयर्स करना शुरू किया। पहले कंपाइलेशंस पढ़ी जाती थी, अब डेली करंट अफेयर्स के लिए आई स्टार्टेड यूजिंग द डिजिटल कंटेंट। जो आपका स्टडी आईक्यू चैनल है, दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे प्रिपरेशन रही मेरी कि इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ा जाए रादर देन इन साइलोस। ओके। आपकी तैयारी के समय आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पर कितना डिपेंडेंट है? आप क्या कहेंगे कि सिर्फ ऑफलाइन पर, यानी कि प्रिंटेड नोट्स या मटेरियल पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर केवल ऑनलाइन, या दोनों का कोई मिक्सचर? आपने क्या किया और आप क्या सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को, ये हमें बताइए। सर, मुझे लगता है कि हमेशा बैलेंस होना चाहिए और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने चाहिए। आज का टाइम इंटरनेट का टाइम है, एंड आई थिंक इफ यू हैव टू गो above the competition, you should be able to utilize each and every resource that you have। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटरनेट है तो उसका भी जुडिशियस यूज होना चाहिए, ये नहीं कि एक्सेसिव यूज कर रहे हैं हम। तो एक होता है विवेक कहते हैं इसको, फिल्टरिंग आउट एबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास कि व्हाट इज एक्चुअली यूजफुल फॉर अस, जो हम रिप्रोड्यूस कर सकें एग्जाम में, और व्हाट इज नॉट। तो उसको अगर हम यूज करते रहेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें हम एक साथ यूज कर सकते हैं। दैट वुड बी मच बेटर। तो आप कहना चाहते हैं कि जैसे पॉलिटी में राज्यपाल को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, वैसे ही आप हाँ, मटेरियल में एस्पिरेंट्स भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छी बात है। ओके। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मुझे थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए। कैसे आपसे सवाल पूछे गए? क्या आपके बैकग्राउंड्स के बारे में ज़्यादा पूछा या ऑप्शनल के बारे में? इंटरव्यू मेरा एक्चुअली फर्स्ट डे ही था, 17th ऑफ फेब। एंड सिंस इस बार तो रिजल्ट भी बहुत ही लेट आया था मेंस का, तो आई हैड वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ।
एंड मेजरली तो जो एक्सपीरियंस था दैट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन आई थिंक। और हर हर एरिया से कुछ ना कुछ सवाल पूछे गए। इंटरव्यू में 5 पैनल मेंबर्स हैं, तो हर पैनल आई थिंक वाज अ स्पेशलिस्ट इन सम और द अदर एरिया, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे। जैसे मेरा ऑप्शनल फिलोसफी ऑप्शन था, तो कुछ 1-2 पैनल मेंबर्स ने फिलोसफी ऑप्शन पे काफ़ी पूछा। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो उस पे भी काफ़ी पूछा गया। और इन जनरल भी जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है उस पे पूछा गया। करंट अफेयर्स हैं जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के रिलेटेड कई सारी चीज़ें पूछी गई। सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ एन इंटरव्यू देयर। ओके, ओके। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल वाज गुड, एंड आई एम श्योर आपने अच्छा ही स्कोर किया होगा इंटरव्यू में, तभी आपकी रैंक 27 आई है। मेंस के रिगार्डिंग आपने कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी अपनाई, जैसे कि सिर्फ मॉक टेस्ट लिखना या डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? आप क्या करते थे? किस तरह से आपने मेंस की तैयारी करी? सर मेंस के लिए एक तो एक ट्रेडिशनल वे होता है जिसमें हम मॉक टेस्ट लिखते हैं 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, वी राइट दैट डाउन। बट मेरा एक बहुत ही शुरुआत में तो बहुत फियरफुल था मैं कि मैंने कोई 20 क्वेश्चन का 3 आवर में मैंने कोई टेस्ट ही नहीं लिखा था बिफोर दी मेंस। और कभी 3.5 या 4 घंटे हो जाते थे, और उसमें भी आई यूज्ड टू राइट ओनली 17 क्वेश्चंस और 18 क्वेश्चंस। तो और वो भी क्वालिटी आंसर्स लिखना विद इन द टाइम लिमिट, दैट वाज अ गुड चैलेंज फॉर मी। उसके रिगार्डिंग मैंने एक स्ट्रेटेजी ये करी कि मैं 7 क्वेश्चंस को 1 आवर में लिखता था। मैंने उसको ब्रेक कर दिया, और ये मैंने काफी करा कि 7 क्वेश्चंस का चंक लेता था और उसको ट्राई करता था कि 1 आवर में क्वालिटी आंसर्स लिखे जाएं उसको। और जहाँ तक और प्रैक्टिस की बात है, डेली आंसर राइटिंग भी करी करता था मैं, बट वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही शुरू करी। आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हम 3 लोग थे। तो हम लोग सुबह सुबह कोई ना कोई एक क्वेश्चन डाल देता था कि आज ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। रात तक 9 बजे हमारा प्लान होता था कि रात तक 9 बजे एवरीवन हैज टू सेंड इन देयर आंसर्स। और फिर हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे डिस्कस करते थे कि किसने कैसे आंसर किया है। एक दूसरे का इवैल्यूएशन भी हो जाता था, और उसमें सीखने को बहुत मिला हमें। तो ऐसे मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन करी। इसके रिगार्डिंग सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कंटेंट प्रिपरेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड इन मेंस। हम जनरली जो नॉर्मल क्राउड होता है, हम लोग जो बेसिक स्टफ है वही हम लिखते हैं हमेशा। कुछ एक वैल्यू एडिशन मटीरियल कंटेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन एवरी आंसर, जहां पर हम थोड़ा सा +1 या +2 मार्क्स अगर हर क्वेश्चन में गेन कर लें, आई थिंक दैट विल गिव यू एन एज इन द मेंस एग्जाम। तो वहां पर फोकस करना इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये वैल्यू एडिशन आपके अकॉर्डिंग मतलब करंट अफेयर्स से आप कहना चाह रहे हैं कि दैट वैल्यू एडिशन मस्ट बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स और समथिंग एल्स? प्राइमरीली करंट अफेयर्स है, बट और भी बहुत जगह से आ सकता है। जैसे कोई आपने बुक पढ़ी या कोई नॉवल पढ़ा या कोई जैसे नॉन फिक्शन आते हैं, या फिर कोई रिसर्च पेपर्स पढ़े, केस स्टडीज होती हैं। यू शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स आउट ऑफ देम, और उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना भी इम्पोर्टेंट है कि एक ही पर्टिकुलर चीज को इफ यू कैन यूटिलाइज इट इन सेवरल प्लेसेस, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैंने शायद इसको कहीं यूज भी किया होगा अपने मेंस आंसर में। एक झारखंड में तेलिया विलेज है, वहां पर एक एसएचजी है, उसको एम्पावर किया गया था सीएसआर फाउंडेशन ने। उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन, सॉरी, फोर्ड फाउंडेशन नाम था। अपने सीएसआर फंड्स के थ्रू उन्होंने एसएचजी को एम्पावर किया था। अब ये एक पर्टिकुलर लाइन कैन बी यूटिलाइज्ड इन 3 और 4 थीम्स आई कैन से। रूरल डेवलपमेंट एसएचजीज में आ सकता है, सीएसआर में आ सकता है, एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं हम इसे एसए में भी यूज कर सकते हैं। सो लिटिल कंटेंट को हम ज्यादा उस जगह जगह यूज कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये आपने पढ़ा कहाँ पर था? मैं स्पेसिफिकली ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि एस्पिरेंट्स को पता रहे कि उन्हें किस तरह के सोर्सेज पर ध्यान देना है। तो क्या आपने ये योजना मैगजीन में पढ़ा या वाज इट न्यूज़पेपर? इट वाज इंटरनेट। इट वाज लाइक मैं कुछ कहीं ढूंढ रहा था और किसी वेबसाइट पे मुझे ये लाइन मिली, ओके, एंड आई सडनली मैंने उसको हाईलाइट किया और मैंने अपने नोट्स में लिख लिया। मतलब कभी ऐसी चीजें मिल भी जाती हैं तो उन्हें नोट डाउन कर लीजिए तुरंत अपने नोट्स में, बिल्कुल। ताकि आप भूल ना जाए उन्हें। और इन्हें आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना भी अपने आप में एक कला है जो शायद लिखने के साथ ही आएगी। तो हिमांशु जी, मेंस और इंटरव्यू स्टेज ये दोनों आपने पार कर लिए। उसके बाद अब आप फरवरी से अभी तक
क्या 2020 वाली साइकिल के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर आप निश्चिंत थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 27 क्या मैं 270 रैंक भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बार। मुझे ये था कि आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव अपॉन, तो मैं 2020 के अटेम्प्ट की फुल प्रिपरेशन कर रहा था इस टाइम पे, एंड इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि ये रिजल्ट आया इतना अच्छा। ओके, ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि आपकी बातें कुछ ना कुछ एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेंगी और वो अगले साल इस एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे यूजिंग योर टिप्स एंड योर स्ट्रैटेजीज। तो हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट फॉर अस, एंड वी थैंक यू फ्रॉम द एंटायर स्टडी IQ टीम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।